नमस्कार। आज की चर्चा एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। एक शख्स थे जूलियन मैंटॉल, अपने पेशे में मतलब वकालत में एकदम शिखर पर, एक बेहद सफल हाई प्रोफाइल वकील। आप सोचिए, उनके पास वो सब था जिसे दुनिया कामयाबी मानती है, पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ। लेकिन इस चमक दमक के पीछे ना एक खालीपन था, बहुत ज्यादा तनाव। और फिर एक दिन क्या हुआ, भरी अदालत में उन्हें एक भयानक दिल का दौरा पड़ा। शरीर ने जैसे जवाब दे दिया और बस वो घटना उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, अपना आलीशान घर, प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि अपनी प्यारी सी वो लाल फरारी भी, जो शायद उनकी सफलता का सबसे बड़ा सिंबल थी। और फिर वो निकल पड़े एक बिल्कुल अनजान सफर पर, जीवन के असली मायने ढूंढने, भारत की ओर। आज हम जिस किताब पर गहराई से बात कर रहे हैं वो है रॉबिन शर्मा की बहुत ही मशहूर किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। हम इसकी समीक्षाओं और विश्लेषणों को देखेंगे। ये दुनिया भर में और खास तौर पर भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है ना? तो आज हमारा मकसद है इस किताब की जो मुख्य विचार हैं उनको समझना, इसकी जो शिक्षाएं हैं उनको थोड़ा खोलकर देखना, और ये भी जानना कि इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ है लोगों पर, और खासकर भारत में ये इतनी सफल क्यों रही, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। ये किताब जो देखिए पहली बार 1997 में आई थी, इसका अंदाज बड़ा अनोखा है। ये सीधी सीधी सलाह नहीं देती, बल्कि एक कहानी के जरिए, मतलब एक पैराबल के रूप में जीवन के गहरे सबक सिखाती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है बाहरी कामयाबी और अंदरूनी शांति, इसके बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य बनाना। कहानी तब आगे बढ़ती है जब जूलियन भारत आते हैं हिमालय में, और वहां वो मिलते हैं सिवाना के कुछ रहस्यमयी संतों से। अब ये समझना जरूरी है कि ये संत कोई असल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि कहानी में ज्ञान के काल्पनिक स्रोत हैं। और यही संत जूलियन को वो कालातीत सबक सिखाते हैं: खुशी, माइंडफुलनेस यानी सचेतनता, अनुशासन, आत्मनिपुणता, इस तरह की चीजें। और जब जूलियन वापस पश्चिम लौटता है तो वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान होता है। फिर वो अपना ये सारा ज्ञान अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी जॉन के साथ शेयर करता है। जॉन ही इस कहानी का नैरेटर है, मतलब वो हमें ये कहानी सुना रहा है। ये जो बदलाव की कहानी है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। मतलब एक ऐसा इंसान जो दुनिया की नजरों में सब कुछ पा चुका है, उसे अचानक लगता है कि भाई उसके पास असल में वो कुछ है ही नहीं जो मायने रखता है। इस तरह का जो ड्रामेटिक मोड़ है, दौलत शोहरत का शिखर, फिर सेहत का गिरना और फिर सब त्याग देना, एक आध्यात्मिक खोज पर निकल जाना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि असली खुशी शायद बाहर नहीं है। हाँ, और यही इस किताब की खूबी भी है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी को एक फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल करती है उन सिद्धांतों को पेश करने के लिए जो वाकई जीवन बदल सकते हैं। सिवाना के संत जूलियन को कुल 7 मुख्य सिद्धांत सिखाते हैं, और यही 7 सिद्धांत इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं सार हैं। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। कोई भी इन्हें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए फिर एक एक करके इन 7 सबकों पर बात करते हैं। पहला और शायद सबसे फंडामेंटल सिद्धांत है अपने मन पर महारत हासिल करें, या मास्टर योर माइंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों का ही आईना है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। अगर मन में नेगेटिविटी है, चिंता है, डर है, तो हमारी हकीकत भी वैसी दिखने लगती है। और अगर सोच पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो जीवन बेहतर बनता है। किताब कहती है कि मन एक बगीचे जैसा है, उसमें अच्छे बीज डालेंगे, मतलब अच्छे विचार, और खरपतवार यानी नेगेटिविटी हटाते रहेंगे, तभी तो सुंदर फूल खिलेंगे। अच्छा, और इसे करने का तरीका क्या बताया है? मतलब सिर्फ ये कह देना कि अच्छा सोचो, इससे तो काम नहीं चलेगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सोचने भर की बात नहीं है। किताब जोर देती है रोजाना ध्यान यानी मेडिटेशन करने पर, और आत्मचिंतन पर, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने ही विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करना। इसके पीछे सोच ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे अनुभवों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए अपने विचारों को देखना, समझना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना जरूरी है। किताब का एक बहुत फेमस कोट है: हर चीज 2 बार बनती है, पहले मन में और फिर हकीकत में। और ये सीधे तौर पर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से भी जुड़ता है।
आपने ये माइंडफुलनेस या सचेतनता का जिक्र किया, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। क्या आप इसे थोड़ा और समझाएंगे इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में? जरूर। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक होना, बिना किसी जजमेंट के। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। मन पर काबू पाने के लिए यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपने सोचने के पैटर्न पहचानने में मदद करती है और नेगेटिव विचारों के जाल में फंसने से बचाती है। ये हमें अपने मन का मालिक बनाती है, गुलाम नहीं। ठीक है, तो मन पर काबू पा लिया, अब इस मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करें? शायद यहीं पर दूसरा सबक आता है, अपने उद्देश्य का पालन करें, यानी फॉलो योर पर्पस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा सिद्धांत जीवन में एक स्पष्ट क्यों ढूंढने पर फोकस करता है। आपके जीवन का मकसद क्या है? आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं? किताब कहती है कि सच्ची खुशी सिर्फ पैसा कमाने या चीजें जमा करने से नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जब हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कुछ मीनिंगफुल करने में करते हैं। ये उद्देश्य ढूंढना और फिर उसे जुनून के साथ फॉलो करना, ये जीवन में एक दिशा और एनर्जी लाता है। ये एक नौकरी और एक कॉलिंग के बीच का फर्क है। जब आप अपने पर्पस के हिसाब से जीते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, मजा आता है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपना उद्देश्य ढूंढना और फिर उस पर टिके रहना, ये आसान तो नहीं होता होगा। यहीं पर शायद तीसरा सिद्धांत काम आता है, काइजन का अभ्यास करें। प्रैक्टिस काइजन। ये काइजन क्या चीज है? काइजन देखिए, एक जापानी शब्द है। इसका सीधा मतलब है निरंतर सुधार या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये सिर्फ बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे पर्सनल लाइफ पर भी लागू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बड़े एकदम से होने वाले बदलावों का इंतजार मत करो, बल्कि रोजाना खुद में छोटे छोटे मगर लगातार सुधार करने पर ध्यान दो। चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, कोई अच्छी आदत डालनी हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो, ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसे आप कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा समझ सकते हैं। रोज 1% बेहतर बनो, साल के अंत तक आप कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसमें धैर्य और लगन चाहिए। और निरंतर सुधार के लिए अनुशासन तो चाहिए ही होगा। क्या यही चौथा सबक है, अपने जीवन को अनुशासित करें या डिसिप्लिन योर लाइफ? अनुशासन तो समझ लीजिए इन सभी सिद्धांतों की रीढ़ की हड्डी है। चौथा सबक इच्छा शक्ति यानी विल पावर को मजबूत करने पर जोर देता है। किताब कहती है कि विल पावर एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। अनुशासन का मतलब है अपनी जो फौरी इच्छाएं होती है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और जो आवेग होते हैं उनको कंट्रोल करना, ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों पर टिके रह सकें। ये एक रेगुलर रूटीन बनाने, हेल्दी आदतें अपनाने और उन चीजों से बचने के बारे में है जो आपको रास्ते से भटकाती हैं। किताब का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल ही सच्ची पर्सनल फ्रीडम का आधार है। जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तभी आप बाहरी हालात या दूसरों की उम्मीदों के गुलाम नहीं बनते। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, मुझे याद आ रहा है। आपकी मैं कर सकता हूँ वाली जो भावना है वो आपके IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आत्मविश्वास और विल पावर की ताकत को दिखाता है ना? निश्चित रूप से ये यही दिखाता है कि आपकी काबिलियत कितनी भी हो, अगर आपके पास उसे इस्तेमाल करने का अनुशासन नहीं है और ये यकीन नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं, तो वो काबिलियत बेकार है। पॉजिटिव सोच और अनुशासन, ये दोनों मिलके ही असली ताकत बनते हैं। अच्छा, पांचवा सबक समय के बारे में है। अपने समय का सम्मान करें या रिस्पेक्ट योर टाइम। ये तो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत ही रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल। इस सिद्धांत के मुताबिक समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और ये रिन्यूएबल भी नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो पल गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने समय का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज तय करना, उन कामों को पहचानना जो हमारे लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं और उन चीजों को ना कहना सीखना जो हमारा वक्त बर्बाद करती हैं या हमें हमारे मकसद से दूर ले जाती हैं। आज के डिजिटल जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, ईमेल्स, स्ट्रीमिंग। ये जूलियन की वो जो वकील वाली जिंदगी थी उसके बिल्कुल उलट है। वहां उसका समय शायद दूसरों की मांगों से कंट्रोल होता था, अपनी प्रायोरिटीज से नहीं। हाँ, ये ना कहना सीखना तो वाकई एक कला है। अच्छा, अब छठे सबक पर आते हैं, दूसरों की सेवा करें या सर्व अदर्स। ये थोड़ा अलग सा लगता है,
क्योंकि बाकी सिद्धांत ज्यादातर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है। छठा सिद्धांत कहता है कि सच्ची और टिकाऊ खुशी सिर्फ अपने लिए जीने से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब हम दूसरों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव योगदान देते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, करुणा दिखाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक गहरा मतलब और संतोष मिलता है। ये हमारे जीवन को एक बड़ा पर्पस देता है। आजकल तो साइकोलॉजी भी मानती है कि परोपकार मतलब एल्ट्रुइज्म हमारी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस लेवल को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि खुश रहने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। और आखिर में सातवां और अंतिम सबक, वर्तमान को गले लगाएं या एम्ब्रेस द प्रेजेंट, ये फिर से उस माइंडफुलनेस वाले विचार से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये जैसे एक सर्कल पूरा करता है। हाँ, सातवां सिद्धांत हमें सिखाता है कि जिंदगी ना तो गुजरे हुए कल के पछतावे में है, न आने वाले कल की चिंता में। जिंदगी तो बस इसी पल में है, वर्तमान क्षण में। हम अक्सर क्या करते हैं, या तो पुरानी बातों पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। हाँ। और इस चक्कर में आज को जीना भूल जाते हैं। ये सबक हमें याद दिलाता है कि हर पल को पूरी तरह से जियो, उसका आनंद लो, उसे महसूस करो। ये फिर से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से जुड़ गया अपना, अभी के अनुभवों के प्रति जागरूक होना बिना भटके। तो ये सातों सिद्धांत मिलकर एक बैलेंस्ड, पर्पसफुल और संतुष्ट जीवन का एक तरह से रोड मैप बनाते हैं। अब अगर हम किताब की स्टाइल और प्रेजेंटेशन पे बात करें, रॉबिन शर्मा ने इसे लिखा कैसे है कि ये इतनी आसानी से लोगों से कनेक्ट कर जाती है? समीक्षाओं में इसकी राइटिंग स्टाइल की काफी तारीफ की गई है। हाँ, उसकी एक बड़ी वजह है इसका संवादी अंदाज, मतलब कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, और कहानी कहने का तरीका, वो पैराबल वाला फॉर्मेट। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब जैसी नहीं लगती है। जूलियन और जॉन के बीच जो बातचीत होती है, उसी के जरिए ये सिद्धांत सामने आते हैं। इससे पढ़ने वाला आसानी से जुड़ जाता है। भाषा भी बहुत सरल है, सीधी है और इंस्पायरिंग है। मुश्किल विचारों को भी छोटे यादगार वाक्यों और मेटाफर्स के जरिए समझाया है, जैसे वो मन का बगीचा या विल पावर की मसल। ये इसे उपदेश देने जैसा नहीं, बल्कि दिलचस्प बनाता है और विचारों को याद रखना भी आसान हो जाता है। और भारत में जो इसकी इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, उसका क्या कारण हो सकता है? समीक्षा में इस पर खास ध्यान दिया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में इसकी अपार सफलता के पीछे शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि ये किताब बड़ी खूबसूरती से पूर्वी दर्शन के जो सिद्धांत हैं, जैसे योग, ध्यान, कर्म, माइंडफुलनेस, उनको पश्चिमी दुनिया की जो सफलता की तकनीकें हैं, लक्ष्य तय करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, उनके साथ मिला देती है। ये जो मिक्सचर है, ये भारतीय पाठकों को बहुत नेचुरल और रिलेटेबल लगता है। एक तरफ उन्हें अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों की झलक मिलती है, और दूसरी तरफ ये मॉडर्न लाइफ की जो इच्छाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी देती है। ये स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, उन सब के लिए अपीलिंग है जो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक सफलता के बीच एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा कुछ पेश करती है? काफी हद तक, हाँ। ये दिखाती है कि आप स्पिरिचुअली जागरूक और शांत रहते हुए भी दुनिया में सफल हो सकते हैं। ये उस सोच को तोड़ती है कि या तो आप आध्यात्मिक हो सकते हैं या भौतिक रूप से सफल, दोनों साथ नहीं चल सकते। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इसे पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप के लिए सजेस्ट किया जाता है। ये एक तरह से जो महत्वाकांक्षी भारत है, उसकी मानसिकता से मेल खाती है। अच्छा, अब हर चीज की तरह इस किताब की भी कुछ ताकतें होंगी और कुछ कमजोरियां भी। समीक्षा में इनका जिक्र कैसे किया गया है? बिल्कुल। ताकत की बात करें तो सबसे पहले, जैसा हमने बात की, सरल लेकिन गहरे जीवन के सबक। दूसरा, जूलियन की वो नाटकीय और इंस्पायर करने वाली बदलाव की कहानी, जो लोगों को उम्मीद देती है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। तीसरा, इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और तकनीकें दी गई हैं, जिन्हें लोग अपनी रोज की जिंदगी में ट्राई कर सकते हैं, जैसे वो हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन या 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग। और चौथा, इसका मुख्य फोकस सिर्फ बाहरी सफलता पर नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और खुशी के साथ सफलता पाने पर है। किताब का एक और बड़ा मोटिवेटिंग कोट है, खुद में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है जो आप कभी भी करेंगे। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की अहमियत बताता है। और कमजोरियों के बारे में क्या कहा गया है? क्या ये किताब हर किसी के लिए है? समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ पढ़ने वालों को इसका अंदाज थोड़ा उपदेशात्मक, मतलब प्रीची, या शायद जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक लग सकता है।
ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको शायद थोड़ा ज्यादा सरल करके पेश कर दिया गया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग अलग चैप्टर्स में दोहराए से भी लगते हैं, जिससे शायद थोड़ी बोरियत आ सकती है। और एक जरूरी बात यह है कि ये किताब उन लोगों के लिए शायद उतनी सही ना हो जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक रिसर्च या एविडेंस बेस्ड अप्रोच ढूंढ रहे हैं। ये ज्यादातर अनुभवों, कहानियों और फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, ना कि कठोर वैज्ञानिक तथ्यों पर। तो इससे ये सवाल उठता है कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा के हिसाब से ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो जीवन में थोड़ी प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, जो शायद थोड़ा खोया हुआ, दिशाहीन या बहुत ज्यादा काम के बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, ओवरवर्क्ड। जो लोग अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या अपनी प्रायोरिटीज को फिर से देखना चाहते हैं, उन्हें ये किताब बहुत मोटिवेट कर सकती है। ये एकेडमिक एनालिसिस या साइंटिफिक गहराई से ज्यादा दिल को छूने वाली कहानी और जीवन बदलने वाले विचारों पर फोकस करती है। तो अगर हम पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें तो इस समीक्षा में किताब को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है, 5 में से 4.5 स्टार्स। इसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को ज्यादा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखा गया है। हाँ, ये पाठकों को सिर्फ बाहरी सफलता और उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय रुककर सोचने के लिए प्रेरित करती है, अपने अंदर झांकने और आत्म जागरूकता, अनुशासन, भीतरी शांति जैसी चीजों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि असली दौलत शायद हमारे भीतर ही है। संक्षेप में कहे तो ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो बाहरी चमक दमक से शुरू होकर अंदरूनी सुकून और सार्थकता तक पहुंचता है। और इस सफर को मुमकिन बनाने के लिए 7 सुनहरे सिद्धांत बताए गए हैं। अपने मन को साधना, जीवन का मकसद पहचानना, निरंतर सुधार करते रहना, अनुशासन को अपनाना, समय की कद्र करना, दूसरों की सेवा में खुशी ढूंढना और हर पल को भरपूर जीना। और इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किताब भौतिक लगावों के प्रतीक फरारी को बेचने की बात करती है ताकि जीवन में असली मायने मिल सकें। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में किसी व्यक्ति के जीवन में वो फरारी क्या हो सकती है? वो कौन सी भौतिक चीज, आदत, सोच या स्टेटस सिंबल हो सकता है जिसे छोड़ने या जिस पर दोबारा सोचने से उन्हें अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और अर्थ मिल सकता है, और इसके लिए शायद उन्हें हिमालय जाने की जरूरत भी ना पड़े।